वक्फ कानून को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जहां पर सीजेआई संजीव खन्ना, उसके बाद जस्टिस केवी विश्वनाथन और संजय कुमार, इन तीनों ने सुनवाई की और इस मामले में 70 याचिका आई हुई थी। यानी कि वक्फ कानून को खत्म करने के लिए वक्फ कानून के अगेंस्ट में 70 याचिका आई थी, जिस पर आज सुनवाई हुई है। अलग अलग वकील तमाम याचिकाओं के लिए थे और वो अपना अपना पक्ष रख रहे थे। इसी बीच वक्फ कानून को लेकर संजीव खन्ना ने कई ऐसे कमेंट किए हैं, कई ऐसी टिप्पणी दी है जिसको लेकर पूरे देश भर में चर्चा हो रही है। हालांकि सवाल यह है कि क्या वक्फ कानून खत्म हो जाएगा या वक्फ कानून अब तक लगातार चलता रहेगा, तो इस पर अभी कोर्ट का फैसला नहीं आया है। कोर्ट ने कहा है कि कल यानी कि गुरुवार को 2 बजे इस पर फिर से सुनवाई की जाएगी। आज कोर्ट रूम में क्या क्या हुआ, किस मुद्दे पर बातचीत हुई, जो 70 याचिकाएं आई थी, वहां पर जो सबसे सीनियर एडवोकेट है कपिल सिब्बल, उन्होंने क्या कहा है, इसके अलावा जो एसजी सरकार के जो वकील है उन्होंने क्या कहा, उसके बाद जितने जस्टिस हैं, चीफ जस्टिस, उनकी क्या टिप्पणी है, इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। मेरे साथ नीतीश है। नीतीश, आप लगातार पैनी नज़र बनाए हुए थे कि आखिर कोर्ट रूम में क्या हो रहा है, किस तरीके से कपिल सिब्बल या फिर सरकार के जो वकील हैं वो किस तरीके से पक्ष रख रहे हैं और उसके बाद जस्टिस का क्या कमेंट आ रहा है। तो सबसे पहले जब आज कोर्ट रूम में इस मामले को लेकर सुनवाई हुई तो क्या सुनवाई कैसे हुई, पहले हमें ये बताइए। सबसे पहले तो नेहा, लगातार 2 घंटे की गर्मा गर्म और बहुत ही ज़बरदस्त बहस हुई, जिसमें सबसे वरिष्ठ और सपा के राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल मौजूद रहे और खंडपीठ जो वकील के नाम हैं संजीव खन्ना, संजय कुमार और केवी विश्वनाथन मौजूद रहे। तो ज़बरदस्त जो है उन्होंने दलीलें रखी सबों ने, और भी काफ़ी लोगों ने याचिकाएं लगाई थी। करीब 70 से ज़्यादा ही याचिका थे। उसमें AIMIM के असदुद्दीन ओवैसी के, बिहार के मनोज झा के भी, आरजेडी के जो सांसद हैं राज्यसभा के, उनके भी याचिका लगे हुए थे। उस पर बहुत ज़बरदस्त और काफ़ी अच्छा एक बहस हुआ है आज। लेकिन अभी तक जो है अंतरिम कोई फैसला नहीं आया है, जिसका लोग विपक्ष वाले तो यही इंतज़ार कर रहे थे कि कोई अंतरिम फैसला आएगा जिससे बीजेपी बैकफुट पर आएगी, लेकिन अभी तक तो ऐसा नहीं दिख रहा है। और बीजेपी के तरफ से जो केंद्र सरकार के जो दलील रखते हैं एसजी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, उन्होंने भी ज़बरदस्त अपनी बातों को रखा है और उन्होंने आग्रह किया है कि हमारी दलीलें, केंद्र सरकार की जो दलीलें हैं वो पूरी तरीके से सुन ली जाए, फिर उसके बाद कोई जो है वर्डिक्ट दिया जाए। बिल्कुल नीतीश, जब आज सुनवाई हो रही थी तो सीजीआई का जो एक कमेंट सामने आया, एक टिप्पणी, जो उन्होंने कहा कि कोर्ट रूम में जब बहस हो रही थी तो जब कपिल सिब्बल ने ये सवाल किया कि मुस्लिम की जो संस्था है वक्फ, इसमें हिंदू को शामिल किया गया, हिंदू एक सदस्य होंगे, इस पर सीजीआई ने, संजीव खन्ना ने जो कहा कि हिंदू की जितनी संस्था है, क्या उसमें मुसलमान को शामिल किया जाएगा, क्या उसमें मुस्लिम सदस्य बनाए जाएंगे, इस पर तुषार मेहता ने क्या कहा। और ये जब हो रहा था तो दोनों तरफ से अपना अपना पक्ष रखा गया और क्या कुछ बोला गया। जी, इस पर जस्टिस ने ये क्वेश्चन किया कि जिस तरीके से आपने नई जो संशोधन हुई है उसमें मुसलमानों के वक्फ बोर्ड में आप हिंदुओं को शामिल करने की कोशिश कर रहे हैं, कोशिश क्या उसमें आपने किया जा चुका है। तो इसी तरीके से जो हिंदू के जो ट्रस्ट हैं, हिंदू टेम्पल के जो ट्रस्ट हैं, जैसे तिरुपति का ट्रस्ट हो गया, वो हिंदुओं का सबसे बड़ा और प्रतिष्ठित ट्रस्ट है, तो उसमें क्या आप लोग शामिल करते हैं मुसलमानों को जिस तरीके से वो आप वक्फ में कर रहे हैं। तो इस पर कोई सवाल ऐसा डायरेक्टली एसजी ने दिया नहीं, उसको थोड़ा तरीके से वो मैनिपुलेट करके वो स्किप कर गए, बट इसका जवाब, चूंकि कोई जवाब उनके पास था नहीं तो उन्होंने जवाब कैसे देते वो। बिल्कुल, लेकिन 2-3 मुद्दे पर और भी बातचीत और इस पे सबसे इम्पोर्टेंट जो फैक्ट वो ये है कि कपिल सिब्बल ने कहा कि आप अगर मुसलमानों के वक्फ बोर्ड में हिंदुओं को शामिल कर रहे हैं तो ये उनका पर्सनल मौलिक अधिकार का हनन कर रहे हैं। जिस तरीके से राइट टू रिलीजन है अपने देश में, आर्टिकल 27 देता है, आप अपने रिलीजन को बढ़ा सकते हैं, फैला सकते हैं, उसके प्रचार, धर्म का प्रचार कर सकते हैं। तो ये उस पर उन्होंने कहा है कि ये उसका हनन है और इस पर वो
लगातार अटैक कर रहे हैं। ये ऐसा उन्होंने दलील बहस के दौरान उन्होंने रखा, कपिल सिब्बल ने। बिल्कुल नीतीश, लेकिन कई सारे और भी मुद्दे पर बातचीत हुई, जहां पर जितनी ऐतिहासिक स्मारक है इस पर बातचीत हुई। जामा मस्जिद का एग्जाम्पल दिया गया, कपिल सिब्बल की तरफ से ये सवाल किया गया था कि वक्फ कानून जब बन गया है तो क्या इस तरीके के ऐतिहासिक जो स्मारक है, चाहे वो जमा मस्जिद हो, ताजमहल हो या फिर बाकी तमाम चीजें हो, कुतुब मीनार हो, तो क्या इसे वक्फ की संपत्ति नहीं मानी जाएगी? इस पर किस तरीके से बहस हुई और क्या कुछ दोनों पक्षों के द्वारा क्या कहा गया? जी, इस पर जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि ये तो आपके पक्ष में है कि अगर कपिल सिब्बल ने सवाल किया। आपके अगर ऐतिहासिक इस तरीके से जो धरोहर हैं और वक्फ जो कानून नया आया है उसमें जो रजिस्ट्रेशन का प्रावधान है, तो ये तो आपके पक्ष में है कि अगर किसी भी वक्फ की जो प्रॉपर्टी है, वक्फ की जो ज़मीन है, अगर आप उसको रजिस्ट्रेशन के अंदर लाते हैं, अगर सरकार के डॉक्यूमेंट्स के अंदर वो आएगा, रिकॉर्ड्स के अंदर आएगा, तो ये तो आपके लिए सही है। उसका आप सही से मैनेजमेंट और सही तरीके से सरकार के पास भी ट्रांसपेरेंसी होगी कि इस तरीके से हमारे पास है, इतनी ज़मीनें हैं, हम उसके मैनेजमेंट कर रहे हैं। और जो खास करके जो देखभाल करते हैं, जो वक्फ बोर्ड के अंदर जो ज़मीनें हैं, कुछ खास जैसे मस्जिदें हैं, जो भी हैं उनकी प्रॉपर्टीज, सारी चीज़ें, तो उसमें जो उस प्रॉपर्टी की जो देख रेख करते हैं उस पर भी शिकंजा कसा जाएगा कि आप क्या कर रहे हैं, कुछ इलीगल तो नहीं हो रहा है आपके देख रेख में। उसको अच्छे तरीके से मैनेज करने सरकार मैनेजमेंट अच्छे तरीके से कर पाएगी। बिल्कुल नीतीश, लेकिन और भी कई सारे मुद्दे पर बातचीत हुई। कलेक्टर को लेकर कोर्ट रूम में ढेर सारे बहस किए गए कपिल सिब्बल की तरफ से। तुषार मेहता ने इसका जवाब दिया। इस पर सीजेआई ने भी टिप्पणी की। सीजेआई ने भी कहा कि डीएम कलेक्टर को लेकर, जब कपिल सिब्बल की तरफ से कहा गया कि अब तो वक्फ कानून में ऐसा है कि जो कलेक्टर हैं उनके पास वही निर्धारण करेंगे कि वो वक्फ बोर्ड की जमीन है कि नहीं। अगर कोई विवाद होता है तो उस पर ये किस तरीके के, जब कोर्ट रूम में ये सवाल किया गया तो कैसे जवाब मिले या क्या कुछ हुआ? इस पर सबसे पहले के जो प्रावधान थे उसमें स्टेट में कमिश्नर होते थे लैंड रिकॉर्ड्स के लिए और इस तरीके के जो वक्फ बोर्ड की जो मैनेजमेंट होती थी। अब जो है वो नए प्रावधान में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को कर दिया गया है कि वही जो है संवैधानिक संस्था के तौर पर काम करेगी और ये डिसाइड करेगी कि ये वक्फ बोर्ड की ज़मीन है या नहीं। अगर कोई विवादित ज़मीन है तो वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के सामने जाएगा और वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ये फैसला करेगा, या फिर उस जो देख रेख में कि ज़मीनें, उसकी जो सेल डीड है, उसके जो डॉक्यूमेंट्स है वो कितना सही है, कितना ऑथेंटिक है, उसकी वेरिफिकेशन वो करेगा और फिर वो अपने विवेकपूर्ण तरीके से उसका आगे का फैसला करेगा। तो इस पर ये कपिल सिब्बल ने दलील देते वक्त कहा कि ये तो असंवैधानिक है कि एक व्यक्ति ही वो पूरा का पूरा जो फैसला है वो कर रहा है, तो ये तो अपने आप में असंवैधानिक है कि उसके हाथ में आपने दे दिया कि ये वक्फ बोर्ड की ज़मीन प्रॉपर्टी है या नहीं है। वो एक व्यक्ति कैसे कोई फैसला कर सकता? हाँ बिल्कुल नीतीश, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को लेकर भी बातचीत हुई। कलेक्टर की भूमिका, जो इतनी बड़ी भूमिका दी गई है, बहुत इम्पोर्टेंट कर दिया गया। बिल्कुल, वो बेसिकली एक जस्टिस के तौर पर फैसला सुनाएंगे अगर वक्फ जमीन को लेकर या वक्फ में कोई विवाद जैसी स्थिति बनती है तो। इसके अलावा भी ढेर सारे मुद्दे पर बातचीत हुई। हम अपने दर्शकों को पॉइंट वाइज तरीके से और भी चीजें बताएंगे नीतीश। अभी जो हम अपने दर्शकों को बताएंगे कि 70 से अधिक जो याचिकाएं आई थी, इस पर सरकार ने क्या क्या, उसके बाद फिर सीजेआई संजीव खन्ना, जस्टिस पीवी संजय कुमार, जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई की है। तो वक्फ बोर्ड बनाने की प्रक्रिया को लेकर भी सवाल किया गया, जहां पर कहा गया कि अपीलकर्ता कपिल सिब्बल ने कहा हम उस प्रावधान को चुनौती दे दें जिसमें कहा गया है कि केवल मुसलमान ही वक्फ बना सकते हैं। सरकार कैसे कह सकती है कि केवल वो लोग ही वक्फ बना सकते हैं जो पिछले 5 सालों से इस्लाम को मान रहे हैं? इतना ही नहीं, राज्य कैसे तय कर सकता है कि मैं मुसलमान हूं या नहीं और इसलिए वक्फ बनाने के योग्य हूं? इस पर भी खूब बातचीत हुई जब कपिल सिब्बल ने ये सवाल उठाया है। अपनी दलील देते वक्त कपिल सिब्बल ने ये कहा कि अगर कोई व्यक्ति पिछले 5 साल में, जिस तरीके से जो नया प्रावधान है कि अगर कोई व्यक्ति पिछले 5 साल से इस्लाम को फॉलो कर रहा है, वही वक्फ कर सकता है, यानी कि दान और जिस तरीके से जो प्रॉपर्टी का जो उसमें तरीके हैं, तौर तरीके हैं, तो वो कर सकता है। इस पे कपिल सिब्बल ने बहुत ज़बरदस्त सवाल किया कि क्या अगर मैं दान करना चाहता हूँ, वक्फ करना चाहता हूँ अपनी प्रॉपर्टीज़ को, तो इसके लिए क्या मुसलमान होना ज़रूरी है? अगर मैं पैदा हुआ हूँ, कोई इंसान पैदा हुआ है, वो 10 साल का हो गया, तो वो तो नेचुरली मुसलमान है, और वो इसमें कहाँ से बात आ गया कि आप 5 साल से फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल। इसके अलावा पुरानी वक्फ संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन पर भी सवाल किया गया।
जब सिब्बल ने कहा कि इतना आसान नहीं है, वक्फ सैकड़ों साल पहले बनाया गया है, जी। अब 300 साल पुरानी संपत्ति की वक्फ डीड मानेंगे। जी जी जी। यहाँ समस्या है कि केंद्र की ओर से एसजी तुषार मेहता ने कहा कि वक्फ का रजिस्ट्रेशन हमेशा अनिवार्य है। 1995 में कानून में भी ये जरूरी था। जी। सिब्बल साहब ने कहा कि मुतवली को जेल जाना पड़ेगा अगर वक्फ का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ तो वो जेल जाएगा, ये 1995 से है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कई पुरानी मस्जिदें 14वीं 16वीं शताब्दी की मस्जिदें हैं जिनके पास रजिस्ट्रेशन सील डीड नहीं है। जी। सीजीआई ने केंद्र से पूछा कि ऐसी संपत्तियों को कैसे रजिस्टर करेंगे, उनके पास क्या दस्तावेज होंगे। वक्फ बाय यूजर मान्य किया गया है, अगर आप इसे खत्म करते हैं तो समस्या होगी। इस पर किस तरीके जी, से इस पर अगर बहुत ही ब्रीफली अगर समझाना चाहें दर्शकों को, तो वक्फ बोर्ड की जो रजिस्ट्रेशन की बात आती है उसमें सैकड़ों साल, जैसे कोई ऐसी मस्जिदें हैं देश में जो 19वीं सदी की हैं, 14वीं सदी की हैं, तो उस पे कपिल सिब्बल ने सवाल किया है कि जो 300 साल 400 साल पुरानी मस्जिदें हैं उसके पास कैसे सेल डीड होगा, उसके पास कैसे कोई डॉक्यूमेंट्स होगा, वो तो बहुत पुरानी है। उस ज़माने में क्या पता उस तरीके के रिकॉर्ड्स माने जाते थे, यूज़ में था नहीं था, तो उनके पास तो पॉसिबल नहीं है। तो अगर आप जो उसमें जो नए जो वक्फ प्रावधान जो किए गए हैं उसमें कहा गया है कि वक्फ बाय यूजर जो ज़मीनें हैं वो अमान्य हो जाएंगी, तो ये तो बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। और इस पर कोर्ट ने भी, आपको बता दें यहाँ, कि इस पर जो संजीव खन्ना हैं चीफ जस्टिस, उन्होंने भी कहा कि अगर इस तरीके से आप अमान्य घोषित करेंगे वक्फ बाय यूजर ज़मीनों को तो ये बहुत बड़ी परेशानी हो सकती है और इससे कोर्ट का भी जो है प्रेशर बढ़ेगा, क्योंकि जिनके पास जो मस्जिदें पुरानी हैं अपने देश में उसके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है। नेचुरल बात है ये कि 300 साल पुरानी और 600 साल पुरानी जो मस्जिदें हैं उसके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं होगी और उसको आप कह रहे हैं कि ये अब अमान्य होगा, तो इस पर तो बहुत बड़ी समस्या हो सकती है। जैसे वक्फ बाय यूजर जो ज़मीनें होती हैं नेहा, उसमें ये माना जाता है कि जिस तरीके से कुछ सामाजिक और सांस्कृतिक या फिर धार्मिक चीज़ों के लिए जो उनके फ़ायदे बेनिफिट्स के लिए जो यूज होते हैं बिना डॉक्यूमेंट्स के, 300 साल पुरानी कोई ज़मीन है उसको वक्फ बाय यूजर मानते हैं। तो उस पर ये संजीव खन्ना ने, जस्टिस संजीव खन्ना ने अपना जो है वो रखा। बिल्कुल नीतीश, आज कोर्ट रूम में क्या हुआ हमने अपने तमाम दर्शकों को बताया जी। और कल 2 बजे से हमारी पैनी नजर बनी हुई होगी गुरुवार को, यानी कि कल क्या होता है, किस तरीके से यही खंडपीठ होगी जो फैसला सुनाएगी या फिर सुनवाई करेगी इस पूरे मामले को लेकर। 70 से अधिक याचिकाएं आई है, देश के बड़े बड़े वकील इस पूरे मामले में हैं और अपना अपना पक्ष रख रहे हैं, चाहे वो सरकार की तरफ से तुषार मेहता पक्ष रख रहे हो या फिर कपिल सिब्बल या इसके अलावा जितने विपक्ष की तरफ से, यानी कि जो वक्फ कानून के खिलाफ में जितनी याचिकाएं हैं उनके तरफ से जो बड़े बड़े वकील हैं वो अपना अपना पक्ष रख रहे हैं। क्या फैसला होगा ये हम आपको ज़रूर बताएंगे। हमारी पैनी नज़र है इस पर, देश के इन तमाम मुसलमानों को लेकर ये पूरा मामला है और हम आपको तमाम खबरों से रूबरू कराएंगे। आप देखते रहिएगा फर्स्ट बिहार झारखंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।